नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 12 तारीख, सो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है हमारा। सो आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड है। तो आज का जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। तो आज जो है वीकेंड है, मतलब प्राइमरी मार्केट क्लोज हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड विल सी हाउ द मार्केट इज मूविंग राइट नाउ एंड कैसे क्या अफेक्ट कर रहा है। सो विल बी लुकिंग इनटू इट एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट विल स्टिल ट्राई टू गो थ्रू द सेम थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गैप अप था ना। ओके, 9:45, 9:15, 9:45, ओके 9:15 गैप अप। ओके, मैं एक थोड़ा सा चार्ट देख रहा था, आई थिंक हेवी सेलिंग हो रहा था वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। सो प्राइमरली इंडियन बॉन्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव इन एपीएसी। एपीएसी मतलब एशिया पैसिफिक रीजन। सो एपैक में जो है ऑब्वियसली इंडियन बॉन्ड्स एशिया पैसिफिक में कौन है? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, म्यांमार। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा कंट्री अभी स्टेबल है, पॉलिटिकली स्टेबल है, इकोनॉमिकली स्टेबल है। इट इज़ इंडिया। तो अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना भी अभी जो है उतना स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान कम्प्लीटली अनस्टेबल है। श्रीलंका में काइंड ऑफ सिविल वॉर का हालत चल रहा है। बांग्लादेश ने इंडियन आईएमएफ से बेल आउट मांगा है। नेपाल, भूटान का भी हालत जो है उतना अच्छा नहीं है। म्यांमार में जो है मिलिट्री रूल चल रहा है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें? इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया इज स्टेबल एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंजम्पशन, मतलब कंज्यूमर है। सो दैट्स द रीजन वाई लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हेयर। एंड हमारा जो और यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अगर अपना जो फंड है या बॉन्ड है उसको अगर लिक्विडेट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू टेक आउट द मनी, राइट? अगर आपके कंट्री में पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? तो पाकिस्तान में जो है टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना है? पाकिस्तान में टोटल फॉरेन एक्सचेंज है $15 बिलियन। इंडिया में है $574 बिलियन। नॉट दैट कंपेयरिंग ऐसा कुछ नहीं है। 570 बिलियन इज नॉट दैट मच, बट बिकॉज वो भी रिड्यूस हो रहा है। बट इंडिया में जो है वो लिक्विडिटी है, इंडिया के पास जो है वो पैसा है। इंडियन बेंचमार्क पेपर यील्डेड 7.27%, रैंकिंग 14th इन पैक ऑफ 15 कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में आपके दूसरे कंट्रीज म्यांमार, कंबोडिया, वो सब भी आता है। बट कंपेयर टू दैट यहाँ पे आपको बेहतर जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रिटर्न मिलते हैं। एंड यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो सब जगह पे क्या होता है कि जब भी आप कोई बॉन्ड परचेज करते हो तो वहाँ पे 1%, 2%, 2.5%, 3% से ज़्यादा कोई देता नहीं। बट इंडिया में जब आते हैं, बिकॉज दीज आर ग्रोइंग इकोनॉमी, सो दे कैन पे मोर। So that's one of the reason that Indonesian benchmark paper yielded 6%, Malaysia 3.9। ये आप देख रहे हो बहुत कम है। So इंडिया सबसे ज़्यादा दे रहा है because Indian bonds are paying much more money and yeah, cool। टाटा सन में जो है टाटा ट्रस्ट टेकिंग लीगल ओपिनियन टू ट्रस्ट डीड चेंज। तो डीड में जो है कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो लोग, ताकि बाद में जाके जो है झमेला ना हो। क्योंकि आपने डेफिनेटली जो रतन टाटा के पहले जो आपके जो चेयरमैन थे, मिस्त्री आई फॉरगॉट द नेम, तो उनके साथ जो है बहुत सारा झमेला हुआ था। पलोनजी, शपूर जी पलोनजी, मतलब जो पलोनजी फैमिली है एंड टाटा, जो मतलब जो टाटा फैमिली है उसके बीच में जो है थोड़ा सा अनबन हुआ था, तो उसके ऊपर केस वेस हुआ था। सो दे डू नॉट वांट दैट टू हैपन एंड अगेन टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट दोनों का जो है अभी चेयरमैन जो है ही इज़ रतन टाटा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब दे डू नॉट वांट सेम, they want separate heads for Tata Trust and Tata Sons. So because ताकि conflict of interest ना हो, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर ना हो, so something like that, तो उसके ऊपर ये लोग जो है काम कर रहे हैं। Not that important, but if you're invested in Tata Group, so it is little bit important. Government rollbacks 10% और ऑर्डर जो उन्होंने दिया था कोल ब्रांडिंग का, तो सो उसको उन्होंने हटा लिया बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है, जो कोल इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज़ इनफ। सो उसमें आपको लोकल कोल जो है ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ जो है, लोकल बैंक्स नॉट कीन टू प्लान टू अलाइन पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम विथ रशिया। सो आई एम नॉट श्योर वाई दे आर नॉट डूइंग इट, बट मेनली रीज़न ये होता है कि यूएस से बहुत पैसा आता है और यूएस अगर आपके बैंक के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, मतलब इंडियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, तो बाहर से जो पैसा आएगा वो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव।
तो उसी को मद्देनज़र रख के इन लोगों ने जो है बोला है कि नहीं भाई थोड़ा-सा अवॉइड करो, अभी थोड़ा-सा अवॉइड करो। बट आई थिंक यहाँ पे आरबीआई को एक सेपरेट एंटिटी इफ पॉसिबल गवर्नमेंट को एक करना चाहिए कि एक सेपरेट एंटिटी जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है दैट इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो उसी उसी तरीके का एक स्मॉल बैंक या एक इंडिपेंडेंट या पीएसयू बैंक जो है उसको लॉन्च करना चाहिए दैट दे कैन टेक इन यू नो मार्केट में लेके आ सकते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। जिसका काम ही रहेगा कि हाउ टू डू ट्रांजैक्शन विद नॉन सैंक्शन कंट्रीज फॉर एग्जांपल ईरान, रशिया, सीरिया, ये सब कंट्रीज के साथ। बिकॉज वहाँ पे अमेरिका मतलब आपका बाईपास करके खुद तो ट्रेड कर रहा है बट इंडिया क्यों नहीं करेगा? दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो जब आप लोकल कंट्री करेंसी में सेटलमेंट करते हो तो उसमें आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो इरोड नहीं होता है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट इंडियन बैंक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली वो रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। बट इवेंचुअली आई थिंक द गवर्नमेंट शुड प्ले दैट रोल। एंड आरबीआई गवर्नमेंट कैसे प्ले रोल प्ले करेगा? थ्रू आरबीआई। सो आई थिंक आरबीआई शुड वर्क टुवर्ड्स इट एंड आरबीआई इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। बोइंग पेपर में ऐड देता है which is really nice, बहुत बढ़िया बात है। Center proposes mega expert committee to examine freeways. This is very good, this is very good and I completely agree with it। तो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी फिर अभी जो है ऑपोजिशन बोलेगा नहीं नहीं गलत है, तो इसलिए यहाँ पे ना सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, वहाँ पे नेशनल पार्टीज रहेंगी। नेशनल पार्टीज राइट, नेशनल पार्टीज रहेंगे, इलेक्शन कमीशन रहेगा, आरबीआई रहेगा, नीति आयोग रहेगा, फाइनेंस कमीशन रहेगा, डिस्कॉम एंड चेम्बर्स। व्हाट इज डिस्कॉम देखना पड़ेगा। ओके। सो इसमें ये होगा कि आप कभी भी अगर अपना मैनिफेस्टो में डालते हैं कि जैसे अभी एक नया आ गया ना कि फ्री में दूंगा, सब फ्री में दूंगा, घर भी फ्री में दूंगा, दुकान भी फ्री में दूंगा, सामान भी फ्री में दूंगा। तो इससे क्या होता है कि मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएगा। मतलब रिच क्लास जो है वो तो निकल जाएगा अपने देश से, वो दुबई उबई चला जाएगा या सिंगापुर चला जाएगा। जो लोअर मिडिल क्लास है या जो सब नीचे जो है जो टैक्स वैक्स कुछ नहीं देता है तो उसको तो सब फ्री में मिलने वाला है। पर इसमें जो है बर्बाद हो जाने वाला है वो है मिडिल क्लास, क्योंकि उसके ऊपर फिर आप जीएसटी भी दोगे, आप इनकम टैक्स दोगे, आप कैपिटल गेन्स टैक्स दोगे, हर एक चीज़ पे टैक्स दे देके आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आप भी गरीब हो जाओगे फिर आप, क्योंकि देश छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिक मॉनेटरी आपके पास उतना होल्ड नहीं है। सो इवेंचुअली आप बर्बाद हो जाओगे। सो इसको कंट्रोल में रखने के लिए आई थिंक दे आर मेकिंग एन एक्सपर्ट कमेटी। वो होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, बट इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई बोला है कि भाई ये तो गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डेफिनेटली फाइल किया था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है ये, ठीक है। सो या ये देखो, it is unfortunate in the country's election spectrum. Some parties understand the distribution of free things is the only way of welfare measures for society. This understanding is completely unscientific and will lead to economic disaster. So Mehta जो है, I think, okay, Mehta is Attorney General AG है क्या? डिस्कॉम्स इन, अच्छा, डिस्कॉम्स है आपका जो है पावर सेक्टर में। डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर होता है दैट इज डिस्कॉम। क्योंकि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, तो उसमें जो है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल या तुषार मेहता ने, ओके, तो वही बोला है कि अभी डिस्कॉम के ऊपर आप प्रेशर डालोगे, अब पैसा नहीं दोगे तो वो चलेगा कैसे? और मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर पब्लिकली लिस्टेड, तो फिर अगेन द सेम थिंग विल हैपन कि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, और जो स्टेक होल्डर्स हैं दे विल एग्जिट द बिजनेस एंड वो इट विल रन आउट ऑफ बिजनेस, इट विल रन आउट ऑफ कैपिटल एंड दोस कंपनी विल डिफॉल्ट एंड बिकम बैंकरप्ट और बंद हो जाएगा। चलो बढ़िया। एंड और एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिदाइन अटैक ऑन आर्मी कैंप टू अल्ट्रा स्केल, वाई दे आर नॉट कॉलिंग इट टेररिस्ट? सो फोर आर्मी मैन एंड टू इनफिल्ट्रेटर्स, दे आर टेररिस्ट डूड। वो टेररिस्ट है, उसको इनफिल्ट्रेटर क्यों बोल रहे हो? आई एम नॉट श्योर। फिदाइन का मतलब होता है कि आत्मघाती हमला, सुसाइड बॉम्बिंग या सुसाइड अटैक। बट वाई आर दे कॉलिंग देम इनफिल्ट्रेटर्स? दे आर टेररिस्ट, सो प्लीज राइट टेररिस्ट देयर, राइट? ओके। पीएम आवास फंड साइफंड ऑफ इन उड़ीसा एंड बंगाल। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि क्योंकि आप डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे लीकेज हो रहा है। पहले क्या होता था, बहुत सारा पेपर वर्क होता था, तो पेपर वर्क में लोगों को कंफ्यूज किया जाता था। सो इसमें पकड़ नहीं जाता था कि कहाँ पे कौन पैसा निकाल के लेके जा रहा है। तो इस जगह पे जो है उड़ीसा एंड बंगाल के ऊपर जो है दे आर मॉनिटरिंग दिस। सो करप्शन इन इन्फॉर्म इज बैड।
सो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि आपका जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एफएमसीजी कंपनी, अगर उनको वॉल्यूम चाहिए सो दे हैव टू मूव टू टियर 3 टियर 4 सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग है। स्मॉल सिटीज़ टर्न आउट टू बी बिग मार्केट फॉर सेवरल रिटेलर्स। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, द बेस्ट एग्जांपल टू फॉलो एक्चुअली नेस्ले, और ये लोग भी इसको ही फॉलो करेंगे। How to penetrate tier 2 tier 3 city, primarily tier 3 tier 4 cities and villages is पतंजलि आयुर्वेद जो है उसको स्टडी करना चाहिए, आपको भी स्टडी करना चाहिए, हमें भी स्टडी करना चाहिए, दैट हाउ यू कैन पेनिट्रेट दीज मार्केट्स वेरी इजीली, और उस मार्केट से आप जो है कैसे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं और अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। स्मॉल टाउन टियर 2 टियर 3 growing faster than the larger metros across diverse categories such as packaged foods, beauty, personal care, quick service, restaurant executive, blah blah blah। सो ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे प्राइमरी छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर गोइंग टू विन अनलेस एंड अनटिल जो बड़े एफएमसीजी कंपनीज है वो अपना मार्जिन कम करके, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ठीक है, बट अपना मार्जिन उनको कम करके जाना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैप्चर द मार्केट। Tier 2 and Tier 3 cities used to do 28 to 35% last year. This year we are running 45% contribution for the same cohort. So it is fine, आपका grow होगा, definitely grow होगा, but जो आपको market मिलना चाहिए था that will be difficult because they are looking for value rather than brands. इंडियन कंपनीज आई न्यू ट्रेड चैनल्स इन यूएस अमिड, क्योंकि प्राइमरीली इंडिया का कम्प्लीटली जो फार्मा इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम डिपेंड करता है यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्मा मार्केट है, वहाँ पे इतना मेडिसिन कंजम्पशन होता है और वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है मैक्सिमम। यहाँ पे ऐसे आप ओवर द काउंटर जाके कुछ भी परचेज कर सकते हो, वहाँ पे विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप आई डोंट थिंक आप परचेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री है, वेरी बिग इंडस्ट्री, वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, उसी के ऊपर जो है हमारा फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करता है। एंड क्योंकि इंडियन कंपनीज कोविड में जो बूस्ट मिला था उसको अगर सस्टेन करना चाहते हैं, सो दे हैव टू इंक्रीज देयर सेल्स। सो हाउ आर दे प्लानिंग टू डू इट, तो वो अभी ऑप्शन जैसे अमेजोन कॉस्ट प्लस जो है आपका मार्क क्यूबन कौन है, आपने शार्क टैंक डेफिनेटली सुना होगा इंडियन वाला, तो उसका अमेरिकन वाला जो ओरिजिनल वाला जो है वहाँ पे एक इन्वेस्टर बंदा है, उसका नाम है मार्क क्यूबन, तो वो डैलस मैवरिक्स का जो है मालिक है। डैलस मैवरिक्स जो है वो आपका एक बेसबॉल टीम है, जैसे आईपीएल का टीम यहाँ पे होता है वैसे ही वहाँ पे बेसबॉल का एक टीम है डैलस मैवरिक्स, उसका जो है वो मालिक है। एंड उसने वो वहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्ट किया कॉस्ट प्लस, तो प्राइमरली आपके घर में आके वो दवाई दे के जाएगा। एंड जेनेरिक मेडिसिन जो है दैट इज़ मच चीपर बिकॉज वहाँ पे मेडिसिन आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो अभी इंडियन कंपनीज वही बोल रहे हैं कि भाई हम तो जेनेरिक मेडिसिन बहुत सारे बनाते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम हमें जो है यूएस से मिलेगा, यूएस में अगर हम ज़्यादा बेचते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मिलता है। So we want to go there and sell more and more stuff. So I think that's why they are trying to figure out different ways to sell more volume to increase the income. Generic में क्या होता है, मार्जिन कम होता है बट वॉल्यूम में आपको पैसा उठाना पड़ता है। So that is the reason why Aurobindo Pharma falls, Q1 falls 33%. सो इट्स लाइक जैसे मैंने बोला था कि आपका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरेगा बिकॉज जो कोविड में आपको बूस्ट मिला था तो वो आपका गिरने वाला है, दैट इज़ फाइन। और अगर हम यहाँ पे औरबिंदो फार्मा का अगर हम चेक करते हैं 3 मिनट का चार्ट अगर चेक करते हैं, तो आज मार्केट ओपन हुआ था आपका 9:54, 12 तारीख। अच्छा, आज जो है मार्केट ओपन अप हुआ था तो देखिए आपका जंप हुआ था, फिर जाके आपका गिरा था, फिर जंप हुआ था, सो अगेन इट्स गोइंग अप, सो दैट इज़ गुड। सो मार्केट आज जो है फिर भी मार्केट जो है इट विल मूव फाइन, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग अगर आप फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इमामी जो है दे आर सेलिंग ऑफ द आमरी जो हॉस्पिटल है वो मणिपाल को बेच देंगे अराउंड 1800 करोड़ का, और उनका हैदराबाद में ज़मीन है 45 एकड़ का, वो 450 करोड़ में बेच देंगे बिकॉज उनका जो होल्डिंग है, बेसिकली जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से 32% जो है वो प्लेज्ड है। प्लेज्ड है मतलब उसी को हेज करके वो उन्होंने पैसा उठाया या जो भी है, और उसको रिड्यूस करने के लिए दे नीड मनी, एंड दे आर सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स टू reduce their pledge by 4 to 5%, which is not a positive thing as such because it shows that जिस कारण के लिए आपने प्लेज किया था वहाँ से आपको पैसा नहीं आ रहा है। सो आमरी जो है कोलकाता में इट्स अ बिग ब्रांड एक्चुअली। एनपीए प्रोविजन फॉल्स, रिकवरीज इम्प्रूव, स्ट्रेस वेन्स, मतलब जो स्ट्रेस होता है वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा कम हो रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड
एनपीए अगर रिड्यूस होता है तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होगा, एंड आपका जो क्रेडिट रेटिंग है, प्राइमरली जो लोन बुक है, दैट विल बिकम बेटर, एंड द अमाउंट दैट यू हैव गिवन आउट एज लोन, उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ेगा, विच इज़ गुड। अडानी जो है एलुमिना एंड आयरन ओर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 57,000 करोड़ इन उड़ीसा, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, एंड दे आर सेट अप ओके एल्यूमिनियम रिफाइनरी। ओके, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रहा है टमाटो का, 40 से 60 रुपए हो गया भाई। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है आज। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे जो है, ईडी, जैसे आपको पता है कि बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग ये सब घपलाबाजी हो रहा है, एंड आपको पता होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में जो है, दे दे आर नॉट टैक्स्ड। उसके स्कूल में जब आप कोई फीस देते हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, दे आर टैक्स, मतलब टैक्स एग्जम्प्टेड होते हैं। तो इसलिए चैरिटेबल बॉडीज़ जो है उनको बोला गया है कि आपको जो भी पैसा आ रहा है उस पे जो है हमें उसका जानकारी होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि रैम्पेंट मिसयूज़ ऑफ एग्जम्पशंस ऑफ बाय एजुकेशन ट्रस्ट, एंड द ऑडिट रिपोर्ट में वो दिखाते नहीं है कि कहाँ से पैसा है, सब कुछ वहाँ पे क्लीन क्लियर दिखता नहीं है। And a lot of people, I'm not saying everyone, but a lot of people use schools, colleges to launder money, तो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न दैट ईडी, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं फाइनेंशियल फ्रॉड को जो देखते हैं, वो अभी देख रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इन सब के माध्यम से हमने एग्जम्पशन दिया बट उसी के माध्यम से वो जो है इलीगल काम कर रहे हैं। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। इंडिया यूके ट्रेड लाइकली टू डबल, सो इट इज़ गुड। अगर वहाँ हमें एक्सपोर्ट करने को मिलता है देन इट इज़ गुड, अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े दैट इज़ नॉट दैट गुड। ओके, एफटीए में वही होता है कि एफटीए में इंडिया को एडवांटेज होना चाहिए। एफटीए का फ़ायदा तभी मिलेगा जब इंडिया को एडवांटेज मिलता है, अगर वहाँ से अगर इंपोर्ट ही करना पड़े तो उसमें फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ है, डिमांड फ्रॉम यूएस जापान न्यू मार्केट्स रिवाइव मैंगो एक्सपोर्ट्स, सो प्राइमरली साउथ कोरिया, यहाँ पे मलेशिया में जो है हम लोग आम भेजेंगे, सो विच इज़ गुड। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज होगा, दैट इज़ a good thing. It's a good news. Coal India Limited is the biggest Nifty gainer. सो कोल इंडिया लिमिटेड प्राइमरली एनटीपीसी मैंने शायद से रिव्यू किया था 6 7 8 महीने पहले कि हाँ ये अच्छा ग्रोथ देने वाला है। कोल इंडिया का भी शायद से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो वहाँ पे वो पता चल रहा था कि दैट उनका जो टारगेट है, दे आर रिड्यूसिंग देयर माइनिंग का, नॉट रिड्यूसिंग बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोल इंडिया अभी क्या करिए कि प्राइमरली दे आर फोकसिंग मोर ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, एंड वो कोल का जो क्वालिटी है थोड़ा सा बेटर है, और वो कोल जो है इंडिया में वो इंपोर्ट कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका अपना जो लोकल कैपेसिटी वो भी इंक्रीज कर रही है। सो उनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट दे आर गोइंग टू डबल और ट्रिपल देयर कैपेसिटी ऑफ कोल प्रोसेसिंग। तो उसके वजह से आई थिंक उनका जो इनकम है वो भी अच्छा हुआ है। केपेक्स भी आपका बढ़ेगा, बट यहाँ पे इनकम जो है वो भी बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पीएसयू, तो आपका अ, जो डिविडेंड है वो भी आपको रेगुलर बेसिस में डिविडेंड मिलेगा। हम्म। ED freezes 370 crore in bank accounts of crypto exchanges. So again, which is a very concerning thing. अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं तो अभी थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आकाश एजुकेशनल एमडी जो है वो उन्होंने 137 करोड़ का बंगलो परचेज किया, क्योंकि आकाश को $950 million में बाईचूज ने परचेज किया था 2020 या 2021 में। सो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे वही होता है कि जब आप आपका देश डूबा हुआ रहता है ना कर्जे के ऊपर, तो $20 billion यूक्रेन के ऊपर डेट है। तो अभी यूक्रेन में तो वार चल रहा है, तो वो तो बोले कि ये क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ टर्म कि अगर आपका कभी भी ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, कि अगर कुछ ऐसा वार या कुछ होता है, हम अगर मतलब वी आर नॉट लायबल टू पे यू बिकॉज ऑफ अननेचुरल सिचुएशंस। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टर्म। The investors in Ukraine foreign debt agreed to postpone the payment until 2024, क्योंकि 2024 के बाद भी उनको वही करना पड़ेगा, because the economy will be primarily controlled by the Russian country। रशिया को आपने ऑलरेडी बैन करके रखा है। वो बोले कि भाई आपने मेरा पैसा पकड़ के रखा है, मैं भी आपका पैसा पकड़ के रखूँगा, आपको जो खाना खा लो। एंड क्योंकि वही वार चल रहा है वहाँ पे, सो आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते। आप क्या किसके ऊपर इन्फोर्स करोगे, कौन इन्फोर्स करेगा, कौन है पावर पे, किसी को कुछ पता नहीं है। वो बोले हमारे यहाँ पे वार चल रहा है, कहाँ से हम देंगे भाई।
गूगल इज़ नॉट सोल्ड ऑन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी प्लान। सो प्राइमरली इसका रीज़न ये है कि आप 3 जन मिलके अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाया और आपने फिर इंटरनली पॉलिसी बनाना मतलब आपने पॉलिसी को ऐसे पॉलिसी को पुश करना शुरू किया ताकि आपके इंटरनल पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़े। तो इसलिए गूगल बोला हम देख रहे हैं, वी प्रेफर दैट द गवर्नमेंट डू इट। ओके। Okay, advisory company IIAS against Sharma's reappointment as Paytm CEO पे अच्छा Paytm CEO जो है विजय शंकर शर्मा, उनके रीअपॉइंटमेंट से वो लोग खुश नहीं हैं क्योंकि जो पेटीएम का शेयर जो था वो 2100 रुपये था, अभी कितना 700 रुपये में शेयर ट्रेड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली तो गिरा हुआ है वो। एंड दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट उनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो डिफाइन नहीं है, बट राइट नाउ आई थिंक दे आर डिफाइनिंग इट। एंड बार बार मैं बोलता हूँ कि दे हैव टू गेट इनटू द एनबीएफसी एंड द लोन डिपार्टमेंट बिकॉज लोन्स दे के ही जो आप पैसा जो है वो उठा सकते हैं। एंड आई थिंक कल या परसों मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था कि पिरामल के साथ जो है वो लोन ऑफर करना शुरू करेंगे। तो लोन ऑफर जब आप करोगे तो उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलता है, नेट इंटरेस्ट इनकम से आप पैसा कमा सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें जो है वही करेंगे। इफ शेयर होल्डर्स अप्रूव, शर्मा इज एक्सपेक्टेड टू टेक होम 4 करोड़ इन रिम्यूनरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग बेनिफिट्स सच एज कंपनी लीज अकोमोडेशन। ओके, ठीक है भाई। ओके। Sensex rises to 4-month high on US cues, FPI stepping up buys to take it higher. So primarily जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था पिंक कलर का जो उसमें था, उसमें मैंने आपको चार्ट दिखाया था दैट देयर माइट बी अ रेजिस्टेंस कमिंग। तो 18,000 जब हिट करेगा निफ्टी, उसके बाद जो हैवी सेलिंग होने के चांसेस हैं, हैवी सेलिंग होने के चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ हाई पे है। एफबीआई ने जो है स्टेप अप करना शुरू कर दिया, उस मार्केट को उठाएंगे, उठाने के बाद जो है दे माइट बी सेलिंग इट ऑफ टू कैप्चर द राइज एंड उसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा और उसका जो है पैसा डूब जाएगा। सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आई थिंक 2-3 महीने के अंदर इट विल रीच 18,000 एंड 18,000 टच करने के बाद ही अगर आप देखते हैं मार्केट फॉल कर रहा है, अपना स्टॉप लॉस करके आप निकल जाओ वहाँ से। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दैट सेम स्ट्रैटेजी विथ माई सेल्फ एंड दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू फोकस एट बिकॉज 2-3 महीने के अंदर आई थिंक 18,000 अगर रीच कर जाता है सो एफ पी आई आर गोइंग टू सेल इट बिकॉज एक तो है कि आपका डॉलर का वैल्यू कंपेयर टू रुपी 80 रुपीज़ हो गया, सो दे आर गोइंग टू बुक दैट प्रॉफिट। एंड और दूसरे जो मार्केट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स, दे आर नॉट मूविंग दैट मच, उतना पोटेंशियल वहाँ पे उतना ग्रोथ दिखने को नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी जो है इट्स मोर लेस द सेम, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं है। यूएस मार्केट भी थोड़ा जो है वो सैचुरेट हो चुका है एंड इट इज़ ऑल्सो श्रिंकिंग, ऑल्दो द स्टॉक मार्केट माइट बी शोइंग दैट अरे बहुत बढ़िया है, बट इवेंचुअली रियलिटी में जो मार्केट है वो उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है यूएस में। सो दे आर लुकिंग, द इन्वेस्टर्स देयर आर लुकिंग फॉर अदर मार्केट जहाँ से वो मैक्सिमम गेन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके जो क्योंकि वहाँ पे मेन होता है ना, आपको रिटर्न चाहिए। अब कोई भी मार्केट्स में जाओ, कुछ भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे 10% लगाया, यहाँ मतलब 10 रुपये लगाया और यहाँ पे मेरे को 2% फ़ायदा होता है और मे बी 5% फ़ायदा होता है। मैंने यूएस में पैसा लगाया, मेरे को 2% फ़ायदा होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट मार्केट जो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न देगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर दे आर इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड। सो उसी पे वो फोकस करें। दैट्स अबाउट इट। आज का उतना न्यूज़ ज़्यादा कुछ है नहीं। दीज आर स्मॉल स्मॉल न्यूज़ और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल जो है मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आपका फीडबैक है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड बाय द वे किसी ने कमेंट किया था दैट आई डोंट हैव एनी एटिकेट और समथिंग, सो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब व्हाट्स द इशू। मतलब इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बट मेरा एटिकेट नहीं है, मतलब क्या आपके साथ ख़राब बिहेव किया है। सो आई एम नॉट श्योर। सो एनीवे, आई एम नॉट रिएक्टिंग टू एवरीथिंग बट आई एम जस्ट काइंड ऑफ अम्यूज्ड। मैंने आज तक मे बी 2-3 हज़ार वीडियो बनाया है, सो मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि आपका एटिकेट नहीं है। सो लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक है डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे एंड द वीकेंड इज स्टार्टिंग। आई होप यू विल हैव अ गुड वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय।